आपके लिए प्रेम क्या है? ओ कन्हैया बजा के मुरली क्यों हमको तरसाए, सुन के तान तेरी मुरली की दिल मेरा धड़का जाए। आपने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं, जी। मुझे कुछ बुक्स में से बताओ कुछ ऐसा जो औरतों के ऊपर हो, जो औरतें रिलेट कर पाई अपने ऊपर। मेरी 4 किताबें अभी तक आई हैं, और चूँकि मैंने आपको बताया था कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं लिखूंगी और इस तरीके से लिखूंगी कि मेरी कोई किताब भी आएगी। इतना बड़ा संसार है, उसमें एक औरत का छोटा सा संसार, उसका घर होता है। कि संसार में संसार बसाती हैं औरतें, दो दो घरों पे प्यार लुटाती हैं औरतें, पत्नी बहन बेटी बहू माँ और प्रेमिका, कितने ही किरदार निभाती हैं औरतें। मैं हमेशा भगवान का धन्यवाद करती हूँ इस चीज़ के लिए कि उसने कलम मेरे हाथ में थमाई कि समाज से हम कुछ भी हटके नहीं ऐसा लेके आते। कलम के माध्यम से हमें सब कुछ समाज से ही मिलता है, वो चाहे अपनी पीड़ा हो या दूसरे की पीड़ा हो। कभी है फूल सी कोमल, कभी अंगार है कविता, वो जिसके भाव हो जैसे उसी अनुसार है कविता, उदासी क्रोध पीड़ा और खुशी सब कुछ बयां करती, ये जग सागर कवि है नाव और पतवार है कविता। मैं भाग्य से कवित्री हूँ, लेकिन मैं सौभाग्य से भजन प्रवाहक हूँ। मीरा कई बाबुल बरजे, सत्संग में मीरा मत जा, बाबुल में तो जाऊंगी जरूरी, सत्संग में यारे भगवान, चुगर दे साधु बैठे, बिच में तो बैठे भगवान, मीरा का बजे एक तारा, साधुआ की बाजे खड़ताल, मीरा सत्संग में नाचे, संग में तो नाचे भगवान। हम औरतों कितना सोचती हैं कि कौन क्या सोचेगा जी। हम कभी नहीं सोच पाती कि हम क्या सोचेंगे। हम क्या, जी। हमारा वजूद तो खत्म हो जाता है, कौन क्या सोचेगा। शायद कोई इतना सोच भी ना रहे बिल्कुल। फिर भी हम यही सोचते हैं कि कौन क्या सोचेगा। कौन क्या सोचेगा। मुझे कई बार होता है कि ये 4 लोग, मैं बहुत सारे पॉडकास्ट में पूछती हूँ, ये 4 औरतें, ये 4 लोग आते कहाँ से हैं जो हमारे बारे में वेले हैं और सोचेंगे, है ना। इसलिए मेरी जो पर्सनल सोच है, इस पॉडकास्ट के थ्रू भी औरतों को बताना चाहूंगी, ये सोचना बहनों बंद कर दो कि कौन क्या सोचेगा। बस सिर्फ इतना याद रखो कि हम क्या सोचती हैं और वो सही सोच लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जब मैंने कलम हाथ में पकड़ी कि जब तक ये जीवन है, समाज को मैं कुछ अच्छा देकर जाऊं, जिसके लिए मुझे सदियों तक तो नहीं, कुछ समय के लिए ही सही, मुझे लगता है कि इंसान का जो व्यवहार होता है वो वही उसके साथ रहता है, जिंदा रहते हुए भी और जाने के बाद भी उसका व्यवहार ही उसके साथ रहता है। डॉक्टर हैं, उनके पास एक माताजी आई, उनकी 4 पोती थी और उनकी बहू फिर से प्रेग्नेंट थी, तो वो आई, कहती डॉक्टर साहब चेक कर दो के है, और जे छोरी हुई तो मनने नहीं चाहिए। मेरे को लगता है कि लोगों को विचार बदलने की बहुत ज़रूरत है। वैसे भी अब बदल रहा है, बिल्कुल, समाज बदल रहा है। मेरे बहुत। पास खुद के पास एक सिंगल डॉटर है। की गलती थी मेरी बाबुल, दी गर्भ में मार हो तन दया नाई, दी गर्भ में मार हो तन दया नाई, तू बन बैठा खूंखार हो तन दया नाई। संघर्ष के बाद की सफलता का एक अपना ही आनंद होता है, और मुझे लगता है कि संघर्ष होना भी चाहिए, क्योंकि संघर्ष सिखाता है कि जीवन क्या है। आदमी कभी भी नहीं बताता, वो प्यार करता है वो तब भी जाहिर नहीं करता, और दर्द तकलीफ में होता है, एक्शंस में पता चल जाता है कि हो प्यार या वो दर्द छुपाते हैं आदमी, कैसे भी करके घर को चलाते हैं आदमी, माँ बाप पत्नी और फिर औलाद के लिए घर पाई पाई जोड़ बना
कहा जाता है कि हरियाणवी लठमार बोली है, कि हम जैसे बात भी कर रहे होते हैं तो जैसे ऐसे लगता है हम लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हरियाणवी मेरे लिए, मैं मानती हूँ, अब लोगों ने भी मानना शुरू कर दिया है कि बहुत मीठी और बहुत प्यारी बोली है। कि गुड़ की चाह जे पीनी हो तो आ जाइयो हरियाणे में, दूध दही के ठाठ कसुते आ जाइयो हरियाणे में। भगवान ने सबको हुनर दिया है, भर भर के दिया है। बात सिर्फ इतनी है कि उसे समझना बहुत ज़रूरी है और उसे अपने जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है, वो भी पॉजिटिवली उतारना बिल्कुल जरूरी है आज की डेट में। और उसमें आपका परिवार का साथ होना बहुत ज़रूरी है। कि उसे देखती थी घूर के वो आंखें मीच दी, चलने लगी थी ट्रेन मगर चेन खींच दी, आती थी मुझसे मिलने वो गोबर के बहाने, घर वालों को पता लगा तो भैंस बेच दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त शालू गुप्ता। लेके आई हूं पॉडकास्ट विद शालू का एक नया एपिसोड, जहां पे आज हम मिलाएंगे एक ऐसी कवित्री से, एक ऐसी सिंगर से, एक ऐसी भजनों की मलिका से, जिन्होंने अपने भजनों के साथ साथ अपने परिवार का भी ख्याल रखा, जिन्होंने किताबें तो लिखी पर जिंदगियां भी बहुत अच्छे से पढ़ी, जिन्होंने जिंदगियों के साथ साथ औरतों को एक नई रोशनी सिखाई कि एक औरत सिर्फ हाउसवाइफ या फिर एक वर्किंग वूमेन ना होकर सिंगर, कवित्री, राइटर भी हो सकती है। अपनी कला को, अपनी चीज़ों को, अपने इरादों को, अपने जज्बों को, अपने सपनों को अपने कलम से रूप भी दे सकती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे स्विता गर्ग जी से, जो उनको सावी के नाम से, भजन गायिका के नाम से, राइटर के रूप में जाना जाता है। स्विता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शालू जी, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे आमंत्रित किया ये जानने के लिए कि महिलाओं के बारे में जानने के लिए, उनके सफ़र के बारे में जानने के लिए। तो एक महिला के तौर पर मुझे आज बहुत खुशी हुई कि आपने एक अलग पहचान के रूप में मुझे अपने पॉडकास्ट में आमंत्रित किया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मुझे पता है कि आप भजन गायिका हो, है ना, एक राइटर हो, जो शायद सपनों को, दर्द को, सब कुछ को लिख के बयान कर देती है ना जी। तो पहले तो मुझे ये जानना है कि ये राइटर, भजन गायिका, ये सब कहाँ से मिला आपको, कैसे हुआ कि मुझे भजन गायिका बनना है? जी, दरअसल मेरी जो ये शुरुआत हुई तब मैं 16 साल की थी और भगवान कृष्ण के प्रति मेरी बहुत आस्था थी। तो जब मैं 16 साल की थी तब मैं पहली बार वृंदावन गई थी, बांके बिहारी जी के दर्शन किए। तो जब मैं वहाँ से वापस घर आई तो मन में एक अजीब सी बेचैनी थी कि मुझे वापस जाना है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक चीज़ बोलना चाहूँगी। हाँ जी। मैं भी बहुत बार बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए गए हैं। अक्सर कहा जाता है ना, जब उसकी नज़र पड़ जाए तो वो जा तो आपके साथ चल पड़ते हैं, या फिर आपको इतना खींच लेते हैं। शायद वही कुछ हुआ होगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मुझे आवाज़ें आती थी कि तुम आ जाओ, लेकिन एक मन में ये भी था कि एक 16 साल की लड़की को कौन अकेले वहाँ जाने देगा। तो मेरे 3-4 जो दिन रहे वो इतनी बेचैनी में बीते कि मैं कह भी नहीं सकती किसी को, कुछ नहीं बता सकती कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मैं बहुत परेशान थी। तो कागज़ और कलम मुझे नज़र आए और मैंने जो लिखा पहली बार, मुझे नहीं पता, वो मैं बस लिखती चली गई और मैंने वो बंद करके रख दिया। तो मेरी फ्रेंड है साक्षी, वो टूटा फूटा सा शायद वो भजन बना उस टाइम, तो हम दोनों ने मिलके उसे कंप्लीट किया। वो एक बहुत सुंदर भजन बना और वहीं से। हाँ बिल्कुल। हाँ सुनाओ प्लीज। ओ कन्हैया बजा के मुरली क्यों हमको तरसाए, सुन के तान तेरी मुरली की दिल मेरा धड़का जाए। जब जब देखूं तुझको कान्हा मन मेरा नाचे जैसे मोर, कुंज भवन की कुंज गली में
चारों ओर मचा है शोर, जो भी देखे तुझको कान्हा बस तेरा हो जाए, सुन के तान तेरी मुरली की दिल मेरा धड़का जाए। ये 3 अंतरों का भजन बना। इसके बाद मेरी कलम को जो गति मिली तो मतलब फिर पीछे मुड़ के देखा, लेकिन दोबारा जो सफ़र शुरू हुआ उसके बाद कान्हा जी ने इतनी कृपा की कि पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जी जैसे आपने बताया कान्हा कृष्णा प्रेम है, ये तो है बिल्कुल। ना, चाहे वो राधा के रूप में है। हाँ। हर जो औरत है जो कान्हा को प्यार करती है वो अपने आप को कहीं ना कहीं राधा मानने लग जाती बिल्कुल। है, उसके प्रेम में डूब जाती जी। है। वो प्रेम अनमोल है, शायद किसी शब्दों में तो उसको बयान ही नहीं किया जा सकता। जी। आपके लिए प्रेम क्या है? मेरे लिए प्रेम समर्पण है। जहाँ हम समर्पित हुए वहाँ प्रेम है। मैं मानती हूँ कि जो सांसारिक हमारा महबूब होता है, या तो हम उसे परमेश्वर का दर्जा दे देते हैं, या जो परमेश्वर होता है हम उसे प्रेमी का दर्जा दे देते हैं। हाँ, जैसे बहुत सारे कान्हा के, जैसे मीरा जी हुई, मीराबाई ने कृष्ण को अपना पति मान लिया था। तो मैं मीराबाई के तो हम चरणों की धूल भी नहीं हो सकते, लेकिन मेरा मानना ये है कि हम द्वापर में शायद गोपी तो रही होंगी कन्हैया की, जो कलयुग में आके और उन्होंने हमें एक माध्यम बनाया है कि मैं अपने लिए मानती हूँ ये बात कि कविताओं के माध्यम से, भजनों के माध्यम से यदि हम उसका गुणगान कर पा रहे हैं तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, और कहीं ना कहीं हम उस सर्वशक्तिमान की शक्तिशाली संतान हैं जो हम ये सब कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। कहा गुणगान करना है ना जी। वो कृष्णा कन्हैया, इसका गुणगान तो हम, मुझे लगता है शब्द भी कभी कभी कम पड़ जाते हैं, है ना। उनका प्रेम, उनका जो मतलब जो विरह होती है ना, वो तड़फ, वो विरह, वो प्रेम एक अलग ही लेवल का होता है। मैं भी कृष्णा को बहुत फील करती हूँ। मेरे को हनुमान जी बहुत पसंद है। बिल्कुल है ना, मुझे हनुमान जी, मतलब मुझे जब मैं प्रार्थना करती हूँ, जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, बजरंग बाण का पाठ करती हूँ, तो मुझे एक चीज़ महसूस होती है कि मैं उनके अंगूठे के वो छोटे से नेल, जो उनका बहुत बड़ा नेल है, उसके ऊपर मैं बैठी हूँ, उसके ऊपर हाथ जोड़ के प्रार्थना ये कर विशेष रही हूँ। कृपा है आपके ऊपर। तो मतलब वो प्रार्थनाएं शायद दुनिया में किसी भी प्रेम से अनमोल होती हैं, किसी भी चीज़ से अनमोल होती हैं। ये जो एहसास होते हैं ये बहुत अलौकिक होते हैं, और मैंने शायद हम औरतें सेंसिटिव भी इतनी होती हैं तो फील कर लेती हैं सब। बिल्कुल, महिलाएं इसीलिए ज़्यादा प्रेम को महसूस करती हैं। मैंने एक मुक्तक लिखा था, शायद वो प्रेम को परिभाषित करे कि दूर हो के भी जो धड़के दिल में वो ही प्यार है, दूर हो कर भी जो धड़के दिल में वो ही प्यार है, रूह जो छू जाए दिल पर उसका ही अधिकार है, मर के भी जिंदा है अब तक हीर और रांझा यहाँ, प्रेम तो बस प्रेम है और प्रेम का यही सार है। क्योंकि मिसाल दी जाती है हीर रांझा की अभी तक। अभी कुछ दिन पहले एक्चुअली मैं प्रेम को बहुत फील करती हूँ, चाहे वो पति के रूप में, चाहे किसी के भी रूप में, बच्चे के रूप में। तो मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि प्रेम तब तक प्रेम है जब तक उसको पाया ना जा सके, जब पा लिया तब वो प्रेम नहीं, वो जिम्मेवारी हो गई। क्योंकि जब प्रेम है, जब अधूरा है तभी तड़प है, तभी प्रेम है। जब प्रेम मिल जाता है तब तो वो जिम्मेवारी में शिफ्ट हो जाता है, जिम्मेवारी में तब्दील हो जाता है। तभी शायद जितने भी इंडियन प्रेमी हुए हैं कभी भी कोई प्रेमी मिल ही नहीं पाया। चाहे वो राधा कृष्ण की बात लगाओ, चाहे वो हीर रांझा की, चाहे सस्सी पुन्नू की, किसी की भी हम बात करते हैं तो वो जो नहीं मिला वही तो प्रेम था। बिल्कुल। जब अगर मिल जाता तो वो तो जिम्मेवारी हो जाती है ना। तो आपके शब्द बहुत प्यारे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। अब बात आती है, आपने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं, मुझे कुछ बुक्स में से बताओ, कुछ ऐसा जो औरतों के ऊपर हो, जो औरतें रिलेट कर पाई अपने ऊपर। बिल्कुल, मैंने अपने जीवन में मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं एक कवित्री के रूप में
और उसके बाद एक भजन प्रवाहक के रूप में अपना स्थान बनाऊंगी। और मैं स्थान बनाने वाली कोई भी नहीं हूँ, ये सब उसका दिया हुआ और उसी को ही समर्पित है। ये बात बिल्कुल हाँ, आपने सही बोली। हमारी प्लानिंग्स चलती कब है? नहीं, मैं तो अक्सर कहती हूँ हाँ, मेरी प्लानिंग तो कुछ थी पर उसने तो इतना दे जी, दिया। बिल्कुल मेरी प्लानिंग कभी पॉडकास्ट खोलने की थी ही नहीं थी। तो वो उसने तो इतना दे दिया जितना मैंने सोचा भी नहीं था। बिल्कुल, मैंने अपने जीवन को ऐसा ही रखा कि जैसे एक नदी बहती जाती है, निर्मल धारा जो नदी की है वो बहती जाती है, कि जहाँ प्रभु ने मोड़ दिया मैं उसी तरफ ही मतलब मुड़ी। मैंने उस चीज़ में कोई विरोध नहीं किया कि इधर नहीं जाना, क्योंकि मैं भाग्य से कवित्री हूँ लेकिन मैं सौभाग्य से भजन प्रवाहक हूँ। ओह, हाँ, ये बड़ा, मैं छोटी थी तब भी मैं स्टेज पे आई थिंक 2nd क्लास में मैं रही होंगी, तब मैंने पहली बार मैंने मंच पे अपनी प्रस्तुति दी थी। एक हरियाणवी भजन था। सुनाओगे आप? हाँ, मैं ज़रूर सुनाऊंगी, क्योंकि हरियाणवी से मेरा बहुत प्रेम है। जिस मिट्टी में मैं पैदा हुई, और मुझे लगता है कि वो मिट्टी अगर हमारे साथ हमारे रोम रोम में अगर वो रहे, जुड़ी रहे, तब हम शायद बहुत अच्छा मुकाम हम हासिल अगर आप करते हैं। मिट्टी की बात कर रहे हो तो मैं पंजाब से हूँ जी। आज भी लोग मेरा पॉडकास्ट सुनते सुनते ये बोल ही देते हैं कि आप में पंजाबी की टोन आ ही जाती बिल्कुल है। आएगी। वो मैं छोड़ ही नहीं पाती हूँ। नहीं नहीं, हम जो लोग दिल से, जो मन से हम जुड़े होते हैं, हम छोड़ भी नहीं पाते और हम छोड़ना भी नहीं चाहते। हाँ। और क्यों छोड़ें? क्यों छोड़े? जहाँ से हमें पहचान मिली है, माँ को कौन छोड़ता है? नहीं छोड़ता। है ना? तो जो हमारी, जिस मिट्टी में हम पले बड़े हैं, उसने हमें बहुत कुछ दिया, हमारा लालन पालन किया है। भले ही हम वो मिट्टी छोड़ के कहीं भी, हमारा कर्म क्षेत्र कोई भी रहा हो। तो आपने हरियाणवी भजन जो मैंने पहली बार गाया उसकी बात कर रही हैं, तो हमारे हरियाणवी में भजन बहुत मतलब बहुत सारे भजन प्रसिद्ध हैं। तो जब मैंने पहली बार जो सुना था वो मैंने गाया, मीरा काए बाबुल बर जय, सत्संग में मीरा मत जा, बाबुल मैं तो जाऊंगी जरूरी, सत्संग में आ रे भगवान, चुगर दे साधु बैठे, बिच में तो बैठे भगवान, मीरा का बाजे एक तारा, साधुआ की बाजे खड़ताल, मीरा सत्संग में नाचे, संग में तो नाचे भगवान। ये मीराबाई पे भजन है, बहुत प्यारा भजन है। इस पर महिलाएं नाचती हैं। तो शुरुआत ही मेरी इस भजन से मंच पर जो हुई, ये इस तरीके से हुई थी। शायद मुझे लगता है ना, अगर बच्चे आजकल समझें, ज़्यादा बच्चे आजकल, जी, ऐसा नहीं है कि सब बच्चे नहीं समझ पाते। आजकल मेरी डॉटर को भी बहुत बड़ा चा चढ़ा कि आजकल वो व्रत रख रही है, रेगुलर मंदिर खुद ब खुद जा रही है। जो जैसे जैसे बड़ी हो रही है वैसे वैसे उसका भगवान की तरफ ध्यान ज़्यादा जा रहा है। मैं सोचती थी कि ये जनरेशन को तो भगवान का कुछ पता ही नहीं है, पर मेरे को वो गलत साबित करती जा रही है। नहीं, बिल्कुल ये बात ऐसी है कि घर से ही शुरुआत होती है। मैं सुनती हूँ कि सनातन की जड़ें कमज़ोर हो रही हैं, पर क्यों मुझे कम लगता नहीं हो नहीं? रही है, उल्टा। हाँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रही। और मुझे तो ऐसा लगता है कि और ज़्यादा मजबूत हो रही हैं। और अगर ऐसा लगता भी है तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने घर से शुरुआत करें। इस चीज़ के ऊपर आते हैं, हम दोनों बात करते हैं। मॉडर्न कपड़े डालने से, मॉडर्न एजुकेशन लेने से, मॉडर्न अपनी सोच रखने से भगवान आज भी हमारे दिलों में है और कल भी रहेंगे। हम भगवान को, हमारे कल्चर को कभी नहीं भूलने हैं। हम मॉडर्न जितने मर्जी हो सकते हैं, पर जब हमारे त्योहार आते हैं, हमारे कल्चर की बात आती है, हमारी भक्ति की बात आती है, वो एक अलग लेवल की है ना। तो अब बात करते हैं, आप एक माँ भी हो, है ना, 2 बच्चों की माँ हो, ऊपर से आप इतने सारे जागरण करते हो, इतने सारे शूट भी रहते होंगे, तो वो सब कुछ कैसे मैनेज होता है? जहाँ से हमें प्रेरणा मिली वो ही हमें शक्ति देता है, मुझे ऐसा लगता है। और एक महिला होने के नाते मैं 4 पंक्तियाँ आपको सुनाती हूँ, इसी पर जब मैंने लिखी थी कि संसार में संसार बसाती हैं औरतें। कितना बड़ा संसार है, उसमें एक औरत का छोटा सा संसार, उसका घर होता है। कि संसार में संसार बसाती हैं औरतें, 2-2 घरों पे प्यार लुटाती हैं औरतें,
पत्नी बहन बेटी बहू माँ और प्रेमिका, कितने ही किरदार निभाती हैं औरतें। तो ये सब चीज़ें तो हम अपने, जब हम छोटे होते हैं तब से हम अपने घर में हमारी माँ दादी या हमारी बड़ी बहन हुई बुआ हुई उनसे सीखते हैं। हम ये सब चीज़ें हमने सीखी हैं, हमें ये चीज़ें विरासत में मिली हैं कि हमें घर के काम भी करने हैं। और जो जो हम बड़े होते गए तब हमने ये चीज़ें भी सीखी कि हाँ कुछ हटकर करना है, अपने शौक भी पूरे करने हैं, अपना बिल्कुल। पैशन भी पूरा करना है, हाँ है जी, ना? जब मैं सेकंड क्लास में थी तब जब मैंने पहली बार मंच पर प्रस्तुति दी तो बाल मन था, कुछ बहुत सारी चीज़ें जो समझ से बहुत परे थी, लेकिन उनमें से एक चीज़ जो मेरे कानों में पड़ी, लोग बोलते थे ये बड़ी होकर सिंगर बनेगी। तो वो चीज़ मेरे मन में बैठी कि मुझे सिंगर बनना है। हाँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि क्या होता है क्या नहीं। एक अग्रवाल होने के नाते हाँ। कहीं ना कहीं मैं भी अग्रवाली हूँ, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हमारे जो लोग हैं वो कैमरा बहुत कम यूज फेस करते हैं, फेस यस। करते हैं। वो छुप छुपा के अपना जीवन जी लेते हैं, काम कर लेते हैं, जी। और हमें बहुत ही अमीर लोग समझा जाता है यस। लोगों की तरफ से कि हम बिल्कुल। बहुत अच्छे रईस होते हैं, अच्छी बढ़िया हाँ। फैमिली से आते हैं। जी। पर हमारे लोग कैमरा के आगे बहुत कम आते हैं। तो ये कैमरा के आगे आने का चक्कर क्या है? कैमरा के देखो, भगवान जब हुनर देता है तो वो ये नहीं देखता कि ये बनिया है, ये ब्राह्मण है, ये क्या है ना। तो जिसे हुनर देना होता है वो उसी को देता है। मीराबाई भगवान कृष्ण के प्रति इतना अगाध उनका प्रेम था, वो तो महलों की वो रानी बनी थी, लेकिन उन्होंने विरह चुना, उन्होंने वो रास्ता चुना जो उनके लिए बहुत कष्टकारी था, बहुत कष्टदायक था, लेकिन उन्हें पाना कृष्ण को था। तो कुछ कुछ वैसी चीज़ें रही, क्योंकि मीराबाई के भजन से ही बचपन में शुरुआत हुई थी, मीराबाई के बारे में सुना बहुत था, तो वो प्रभाव कहीं ना कहीं था। और मेरे जो गुरुजी, हम मेरे हेडमास्टर सर पंजाब सिंह जी, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। शुरू में जब मंच पे माइक पर बोलने की बात आई, मैं थोड़ा घबराई थी क्योंकि एक बच्चे को उतनी समझ नहीं होती। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें भजन सुनाना है, कॉम्पिटिशन्स होते थे। उनको लगा कि शायद इस लड़की में कोई बात है और ये करेगी। देखो, बचपन की बातें याद रहती, अब जो हम कर रहे हैं वो कुछ भी याद नहीं रहता सीरियसली, क्योंकि वो अंकित रहती हैं शिलालेख की तरह अपने मनों पे। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि तुम्हें भजन गाना है, और मैं रोने लगी कि मैं नहीं कर पाऊंगी सर, मतलब मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर। कहते नहीं, तुम बहुत अच्छे से करोगी। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, बस उसका ख्याल रखना कि तुम मंच पे खड़ी हो, माइक तुम्हारे सामने, और तुम ये सोचना जितने लोग तुम्हारे सामने बैठे हैं उन्हें कुछ भी नहीं आता। इस बात के ऊपर मैं बात बोलना चाहूँगी। जब मैं पहली बार स्टेज पे गई तो मेरे टीचर थे कुंद्रा मैम, है ना। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी, मैं बहुत डरती थी जी। मैं अब तो नहीं खैर डरती हूँ, पर पहले मैं बहुत बहुत ज़्यादा जी। उन्होंने सिर्फ एक चीज़ बोली थी कि जितने लोग बैठे हैं वो सब डफ एंड डम है। yes. अगर आप ये सोच के स्टेज पर चढ़ जाओगे कि इनको तो मेरे जितना भी नहीं आता, फिर आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। यही बात। अगर आप किसी के लोगों को देखना शुरू कर दोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। स्टेज फियर तो तभी दूर हो सकता है ना। तो वही आपके टीचर ने बोला। बिल्कुल। और वो दिमाग में वो बात मेरे ऐसी बैठी कि उसके बाद जितने कंपटीशन हमने किए, तो मुझे इसलिए भी याद है कि हम कभी सेकंड में नहीं आए, हमेशा हमने फर्स्ट प्राइज ही लिया, कहीं कंपटीशन में गए। वो तो शादी के बाद आपके हस्बैंड को पहले ही पता था कि आप सिंगर हो? नहीं, ऐसा कुछ भी बात नहीं हुई थी इस बारे में, क्योंकि मेरी शादी को 18 साल हो गए और उस टाइम ये था कि बस देखने दिखाने का सिलसिला हुआ और शादी कर दी। और एक्चुअली मैं भी थोड़ा, हम होते हैं ना कि हम संस्कारी लड़कियां हैं, तो जितना जो भी किया बस ठीक है, उसके बाद अपनी गृहस्थी संभालनी है। तो एक तरह से वो फुल स्टॉप लगा था मेरी इस जर्नी के ऊपर। हाँ, मेरी पोइट्री के ऊपर। अच्छा, इसमें मेरे बड़े भैया का भी योगदान रहा। मेरे भैया गज़लें लिखा करते थे। उन्होंने अपना बिजनेस करके उन्होंने लिखना छोड़ दिया, लेकिन मेरी शुरुआत हो गई थी लिखने की जी। तो होता है ना, कोई ना कोई माध्यम बनता है, भगवान प्रेरणा देते हैं और माध्यम बन जाते हैं हमारे लिए। मैंने कॉलेज टाइम में और बहुत कॉम्पिटिशन्स जो हुए उनमें डांस भी, सिंगिंग भी बहुत किया, बहुत कृपा की कन्हैया ने। शादी हुई तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब गृहस्थी संभालनी है, अब इसी में ही लगना है। तो जब तक
मेरा बेटा नहीं हुआ, और बेटा जब तक स्कूल नहीं जाने लगा कई साल बस अपना गृहस्थी संभालने में निकले। तो आपके हस्बैंड को पता नहीं था कि आप इतना अच्छा गाती नहीं, मैं गाती हूँ ये पता था। हाँ। हाँ, पर मन में इतना बड़ा ड्रीम लेके बैठे हैं, हाँ, ये नहीं पता था। नहीं नहीं, क्योंकि मन में वो जो होता है ना, हम क्रिएटिव लोग जो होते हैं, तो वो एक कीड़ा जो कहते हैं कि वो कुलकुलाता हाँ, रहता है आता कि हमें कुछ करना है, कुछ करना है। पेंटिंग्स कभी खाली हुई तो मैंने पेंटिंग बना ली, कभी हुआ वो डायरी में कुछ लिख लिया, कभी हम दुखी हुए तो वैसे ही भाव हमारे जैसे होते हैं वो कागज पर उतर जाते हैं कलम से। ये दुख के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है शायद हर औरत रिलेट कर पाएगी। Yes. हर औरत ने कुछ ना कुछ सहा है जीवन में आके, है ना, चाहे वो अपने पैशन को लेके सहा हो, कैरियर को लेके सहा हो, चाहे अपने कलर को, रंग को, रूप को, हाइट को, अपने मॉडर्न कपड़ों को लेके सहा हो, अपने पेंडू कपड़ों को लेके सहा हो, कुछ ना कुछ हर औरत को सहना पड़ता है। Yes. ये हमारे समाज का एक दस्तूर बन चुका है, चाहे आज भी है, वो आज भी नहीं गया कहीं, वो आज भी उतना ही सहना पड़ता है ना। तो कुछ लाइनें हो जाए। हाँ, जैसे एक कविता की बात की आपने, मतलब दुख की, पीड़ा की। अब मैं तो कवित्री के तौर पे मैं अपनी कविताओं के माध्यम से ही ये सब चीज़ें एक्सप्रेस करती हूँ। कभी है फूल सी कोमल, कभी अंगार है कविता, वो जिसके भाव हो जैसे उसी अनुसार है कविता। उदासी, क्रोध, पीड़ा और खुशी सब कुछ बयां करती, ये जग सागर कवि है नाव और पतवार है कविता। तो मेरे लिए तो मैं हमेशा भगवान का धन्यवाद करती हूँ इस चीज़ के लिए कि उसने कलम मेरे हाथ में थमाई कि समाज से हम कुछ भी हटके नहीं ऐसा लेके आते कलम के माध्यम से। हमें सब कुछ समाज से ही मिलता है, वो चाहे अपनी पीड़ा हो या दूसरे की पीड़ा हो। एक बहुत एक अच्छी कविता, मैं कहती हूँ कि शायद वहाँ आकर मेरा लेखन सार्थक हुआ जब मैंने वो कविता लिखी थी। हाँ, प्लीज सुनाओ आप। कि किस्से और कहानी पढ़ती मेरी आँखों से जब मैंने पूछा, क्यों रो पड़ती हो औरों की तकलीफ़ें पढ़कर, तो आँखों ने जवाब दिया कि बोली, हमको औरों का भी दुख अपना सा लगता है, भटक भटक कर थके रुआं से कदमों को जैसे खुशियों का घर सपना सा लगता है। जिसने प्रेम में धोखा खाया, अपने मन का दुख कहने को जो रोया, चीखा चिल्लाया, और मस्त मगन हो जिसका जीना जग को रास नहीं आया, जो भटका था मंजिल खातिर उसको उसके अपनों ने ही राह राह रोड़े अटकाकर मंजिल पाने से भटकाया। एक कहानी कुछ ऐसी थी, फटे पुराने कपड़े पहने बैठा था फुटपाथ किनारे, कुछ सिक्कों की खातिर देखो लाख दुआएं देने वाला, भूख के मारे अगले ही दिन तन से सांसें छोड़ गया, फिर लावारिस लाश बताकर देख देख कर पास से गुजरा, खुद को मानव कहने वाला तिल तिल मरती मानवता से पल में नाता तोड़ गया। और यही सच्चे किस्से लेखक कागज़ के कोरे पन्नों पर बना कहानी लिख देता है, और पढ़ते पढ़ते किरदारों की पीड़ा दिल तक जाती है, तब आपा खोती इन आँखों में कील सी कोई गढ़ती है, इसीलिए तो होकर बेबस किस्से और कहानी पढ़ती ये आँखें रो पड़ती हैं। शायद ना आज मैं एक चीज़ समझ पा रही हूँ जी। अक्सर मेरे को बहुत शौक है गाने सुनने का, बहुत शौक जी। मुझे बहुत मज़ा आता है गाने सुनना, कविताएं सुनना, ये सब कुछ सुनना। पर मैं आज जब आपसे मिली, फेस टू फेस हमारी कन्वर्सेशन हो रही है आज, तो उस कन्वर्सेशन से ये महसूस कर रही हूँ कि ये बात बिल्कुल सही है। ये किस्से, ये कविताएं, ये कहानियाँ, ये भजन आपके अंदर बिरहा जगा सकते हैं, आपको चेंज कर सकते हैं, समाज को कुछ नई दिशा दिखा सकते हैं। शायद आप वही काम कर रही हो, एक औरत होकर भजनों के राही, कविताओं के राही, बुक्स के राही लोगों को सही दिशा और सही राह दिखा रहे हो। जी, मैंने सोचा भी यही था जब मैंने कलम हाथ में पकड़ी कि जब तक ये जीवन है समाज को मैं कुछ अच्छा देकर जाऊं, जिसके लिए मुझे सदियों तक तो नहीं, कुछ समय के लिए ही सही, मुझे लगता है कि इंसान का जो व्यवहार होता है वो वही उसके साथ रहता है,
जिंदा रहते हुए भी और जाने के बाद भी उसका व्यवहार ही उसके साथ रहता है। ये बात पे मैं आपको, एक शक्ल है ना, जी कुछ दिनों बाद चेंज हो जाती है। बिल्कुल। पहले हम बच्चे होते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं, फिर एकदम से बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है, बिल्कुल। झुर्रियाँ आ जाती हैं, रिंकल्स कहते हैं आजकल। जितनी मर्जी एंटी रिंकल क्रीम्स लगा लो, उन्होंने आना ही आना बिल्कुल है ना। बिल्कुल। आपकी बॉडी ने काम करना नहीं। छोड़ देना है, पर आपकी नेचर, आपका स्वभाव, यस। वो हमेशा साथ रहता है। हमेशा। आप कितने पोलाइट हो, कितने यस। प्यारे हो, वो हमेशा लोगों को याद रहता है। बिल्कुल। कहते हैं ना, फर्स्ट साइट लव हो सकता है, लेकिन जब स्वभाव है वो परमानेंट लव हो सकता परमानेंट। है। यस। जो लोग कहते हैं कि फर्स्ट एक बार देखा आपके हसीन चेहरे पे लोग फिदा हो सकते हैं, जी। पर आपकी नेचर, आपके स्वभाव पे परमानेंट लोग फिदा हो सकते हैं, बिल्कुल। है ना। अब बात करते हैं मैम, आपके परिवार, आपका फिर सफर कहाँ से शुरू हुआ? बेटा जब स्कूल जाने लगा तो कॉम्पिटिशन्स होते थे कविताओं के, छोटी छोटी पोएम्स के। तो मैम ने भेजा मुझे कि आम पर एक कविता बच्चे को तैयार करवा के भेजनी है, थीम मैंगो रहेगा और प्रॉप्स भी। तो फिर मैंने लिखी है कविता। वो छोटी सी कविता से मेरी वहाँ से फिर अच्छी बात है। उसको मैंने सिखाया। उसके बाद फिर से मन में हुआ कि अरे अब मैंने इतनी अच्छी कविता लिख दी दोबारा से, तो ये सफ़र मुझे दोबारा से करना चाहिए शुरू। फिर मैं डायरी में मैं लिखती रहती थी कुछ ना कुछ। बेटे को कुछ करवाना होता तो उसे मैं तैयार करवा के भेजती थी। उसके बाद बेटी हुई तो मैं उससे दिन में मैंने सुलाया और मैंने एक ऐसे मन में ख्याल आया। एक्चुअली हरियाणा में नहीं, बहुत सारी जगह कन्या भ्रूण हत्या जो ये, हाँ, तो मतलब है, ये अभिशाप है। और मैं इस चीज़ को मैंने एक हाल ही पॉडकास्ट में किया एनिमल्स के ऊपर। उन्होंने बताया कि एनिमल्स के ऊपर एक ऐसी मेडिसिन बन चुकी है कि फीमेल ही पैदा होंगी, मेल नहीं पैदा होंगी। मैंने कहा समाज है कैसा? हाँ। अगर आदमी को औरत आती है, किसी के घर में बिल्कुल। बच्ची जन्म लेती है, तो वो गुनाह हो जाता है। जी। अगर जानवर को लड़का मेल पैदा हो जाता है तो वो मतलब वो श्राप हो जाता है। मतलब हर जगह पे मेल फीमेल में इतना अंतर है, इतना अंतर है, बहुत अंतर है। जबकि वो तो जननी है, उसी के कारण तो संसार चल रहा है। बिल्कुल। और ये चीज़ मैं भी यही सोचती हूँ कि ये पुरुषों का इसमें कम योगदान है। औरतों इसमें का भी। सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो औरतें ही अपराधी हैं। और मैंने बेटी को सुलाया तो मैंने एक हरियाणवी गीत मैंने लिखा। उसके बाद मेरे मन में आया कि चलो आज मैं इसे रिकॉर्ड कर लेती हूँ, वीडियो बना के। मैंने उसे रिकॉर्ड किया। मेरे हस्बैंड आए तो मैंने उनको दिखाया, कहते अरे इतना अच्छा गीत लिखा, इतना अच्छा गाया, इसे यूट्यूब पे डाल। मैंने कहा नहीं नहीं, कोई क्या सोचेगा, ऐसे अच्छा नहीं लगता, थोड़ा फैमिली का वो जाता है ना कि कोई क्या सोचेगा, रिश्तेदार क्या सोचेंगे। हाँ। हम औरतों कितना सोचती हैं कि कौन क्या सोचेगा। जी। हम कभी नहीं सोच पाती कि हम क्या सोचेंगे। हम क्या, जी। हमारा वजूद तो खत्म हो जाता है, कौन क्या सोचेगा। शायद कोई इतना सोच भी ना रहे हो, बिल्कुल। फिर भी हम यही सोचते हैं कि कौन क्या सोचेगा। कौन क्या सोचेगा। मुझे कई बार होता है कि ये चार लोग, मैं बहुत सारे पॉडकास्ट में पूछती हूँ, ये चार औरतें, ये चार लोग आते कहाँ से हैं जो हमारे बारे में वेले हैं और सोचेंगे, है ना। इसलिए मेरी जो पर्सनल सोच है, इस पॉडकास्ट के थ्रू भी औरतों को बताना चाहूंगी, ये सोचना बहनों बंद कर दो कि कौन क्या सोचेगा। बस सिर्फ इतना याद रखो कि हम क्या सोचती हैं और वो सही सोच लोगों तक पहुंचनी चाहिए। नहीं, मैं तो ये कहती हूँ कि दूसरों के बारे में सोचते ही क्यों हो, अपने लिए सोचो ना, कि ताकि अपना जीवन हम मतलब सुख में बिता सकें। हमेशा मैं भी यही कहती हूँ कि आपका जीवन आपको आपके लिए मिला है, किसी और के लिए नहीं मिला। इसलिए प्लीज अपने बारे में सोचो, अपनी लाइफ के बारे में सोचो। अपने कंपटीटर हम खुद होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं 2-3 लेडीज़ के बीच में बैठ के अगर मैं बात करूँगी, इससे अच्छा है कि मैं एक गीत बहुत अच्छा लिखूँगी। पिछले वाले से कितना अच्छा मैं अगला लिख सकती हूँ, है ना। तो मेरे हस्बैंड ने, मेरी प्रेरणा वही रहे, उन्होंने ही शुरुआत करवाई। तो मैंने वो हरियाणवी गीत मैंने लिखा और मैंने यूट्यूब पे डाला। फिर अगर आप कहें तो वो मैं गुनगुना के आपको सुनाऊंगी। कि गलती थी मेरी बाबुल, दी गर्भ में मार हो तन दया नाई, दी गर्भ में मार हो तन दया नाई,
तू बन बैठा खूंखार हो तन दया नाई, मिठे मिठे सपने लेके मैं गर्भ में आई, अपने मन की बात जान के मैं घना पछताई, डोर काट दी मेरे जीवन की, डोर काट दी मेरे जीवन की, सोचा ना एक बार हो तन दया नाई, तू बन बैठा खूंखार हो तन दया नाई, सबकी गेलियां मिल के रीमा तू भी कैसी होई, इन सब की तो सोई आत्मा के तेरी भी सोई, नाम कमांदी दुनिया भर में, नाम कमांदी दुनिया भर में, देखदा संसार हो तन दया नाई, दी गर्भ में मार हो तन दया नाई। अच्छा, बहुत दर्द है इसमें, दर्द है। और आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, उचाना से एक डॉक्टर हैं, गौरक्षक हैं, संदीप धीमान जी, उन्होंने ये गीत जब सुना, वो डॉक्टर हैं, उनके पास एक माताजी आई, उनकी 4 पोती थी और उनकी बहू फिर से प्रेग्नेंट थी, तो वो आई, कहती डॉक्टर साहब चेक कर दो के है, और जे छोरी हुई तो मनने नहीं चाहिए। हाँ, तो जो सर थे उन्होंने कहा माताजी मैं ये पाप नहीं करता, ना मैं चेक करूँगा और ना मैं ये पाप करूँगा, लेकिन एक चीज़ मैं आपने दिखाऊँगा, वो देखो ध्यान से। उन्होंने मेरी ये वीडियो सुनाई, उनको दिखाई, तो वो माताजी ने देखी और वो रोई, वो कहती अब कुछ हो जाए, अब मैं मेरी पोतियां ने खूब प्यार मैं दूंगी, तो मुझे ये बड़ा खुशी होती है कि चलो अच्छा क्या हो सकता हाँ है जी दुनिया में? बिल्कुल, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। आई डोंट बिल्कुल, थिंक हाँ अच्छा कुछ हो सकता है। आपने किसी को जीवन दान दे दिया। बिल्कुल मैम, मुझे लगता है कि वहाँ जाके लगा कि हाँ कुछ अच्छा मैंने किया जिसकी वजह से मैं एक जान बचा पाई। बहुत अच्छा। तो उन्होंने, सर ने मुझे बताया कि सविता जी ऐसे ऐसे हुआ, तो मैंने कहा आपका भी धन्यवाद कि चलो इस गीत के माध्यम से लोगों की अगर विचारधारा बदल रही है। मेरे को लगता है कि लोगों को विचार बदलने की बहुत ज़रूरत है। वैसे भी अब बदल रहा है, बिल्कुल, समाज बिल्कुल, बदल रहा है। बहुत, मेरे बहुत। पास खुद के पास एक सिंगल डॉटर जी। है ना, पर समाज सिर्फ शहरों में बदल रहा है, बिल्कुल। जड़ों में, गांव में अभी उतना नहीं बदल पा रहा। मुझे भी बहुत फोर्स किया गया, मायके वालों से, ससुराल वालों से कभी नहीं बोला गया कि एक लड़का तो बहुत जरूरी है, कुल को कौन चलाएगा, कुल को आगे कौन बढ़ाएगा, बिल्कुल है ना, आपकी देखभाल कौन करेगा, आपको सम्मान कौन देगा, और तो छोड़ो आपको अग्नि कौन देगा, अग्नि कौन देगा। मैंने कहा भाई जब मरी गई अग्नि कोई दे दे, कोई क्या दे, फर्क पड़ रहा बिल्कुल। है, जब मरे ही पड़े हैं। और जब बात आई सम्मान की, वो मेरी बेटी भी दे देगी, कुल नहीं, को बिल्कुल। बढ़ाना तो मेरी बेटी ने है ना, बेटी नहीं है। बेटा क्या कर पाएगा अकेला? नहीं। तो ये तो मन का वहम होता है। और वैसे तो चलो घर में मुझे लगता है 2 बच्चे होने चाहिए, है ना, मतलब बेटा और बेटी दोनों ही हो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने मांग के मेरी बेटी ली है माता रानी से कि मुझे एक बेटी चाहिए कि वो जब छम छम करती पूरे घर में, जब वो फिरे तो बहुत अच्छा लगे कि हाँ मैं उसमें खुद का बचपन में उसमें देख पाऊँ, जी बात है ना। तो और बेटियां बहुत सेंसिटिव और केयरिंग भी होती है ना। नहीं बेटे दोनों ही होते हैं। मुझे लगता है कि जो चीज़ें हम बेटी को सिखाते हैं, अगर हमें समाज को बदलना है तो बेटों को तो ज़्यादा मुझे जरूरी है। हाँ, तो वो चीज़ें हमें घर में बच्चों को बतानी बहुत ज़रूरी है। बीइंग अ पेरेंट और बीइंग मतलब एक दोस्त होना बहुत ज़रूरी है बच्चों का। बहुत अच्छी मुझे बताई और समझाई। मैं इस बात के ऊपर आपको थोड़ी सी बात बताना चाहूँगी। आपने बताया ना कि आपका घर का माहौल बहुत मैटर करता है, ये बात मैं बिल्कुल मानती हूँ। मैं जिस ससुराल में मेरी जिस जहाँ पे शादी हुई है ना, तो मेरी मदर इन लॉ बेटा और बेटियों में बिल्कुल फ़र्क नहीं करती थी, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं करती थी। उन्होंने जितना प्यार अपनी बेटी को दिया शायद बेटों को भी नहीं दिया, उससे भी ज़्यादा प्यार दिया। और वही
सोच, वही चीज आज मेरे ब्रदर इन लॉ और इनमें दोनों में ही है। जी। मतलब कारण क्या था कि उनके घर का माहौल ऐसा था जहाँ पे औरतों का भी वजूद था, जहाँ पे बिल्कुल। औरतों को भी बोलने का हक था बिल्कुल। और औरतों को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता थी। जी। शायद तभी आज सिंगर और मैं पॉडकास्ट चला रही हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तभी बिना एक मैंने बोला था ना कि एक मज़बूत जो पिलर हमारे साथ खड़ा होता है। देखो पर हम उस किसी पिलर भी को भी तो एक औरत ने बनाया ना। बिल्कुल बनाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें अगर या हमारे परिवार का कोई भी सदस्य है या मायके में है या ससुराल में है, देखो विरोध तब भी होता है जब हम कुछ नया करने की हम कोशिश करते हैं और जब ये पता हो कि हमारे पीछे पीढ़ियों में कोई ऐसा रहा ही नहीं, ना कोई सिंगर रहा, ना कोई कवित्री रही, कुछ भी नहीं, उनके लिए ये चीज़ें नई थी, नहीं थी। है ना। तो हम इस चीज़ के लिए किसी को दोष नहीं दे सकते। अगर मैं ये कहूँ कि जो ये सफ़र मेरा अब 7 साल पहले शुरू हुआ, अगर तब जब मैं स्कूल टाइम में थी तब मैंने बहुत कुछ किया कि हाँ तब कोई साथ देने वाला उस तरीके से होता तो शायद हम अब तक तो एक ऐसे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता हाँ वो। बिल्कुल एक ऐसी जगह खड़े होते जहाँ हम औरों को उस तरीके से प्रेरणा दे रहे होते हैं ना। अभी भी कोशिश करते हैं कि पर हम आपकी कविताएं कर रही है वो। हाँ कोशिश यही है। लेकिन हाँ इसके लिए हमें दोष देना भी नहीं चाहिए क्योंकि भगवान ने पूरा निर्धारित कर रखा है हमारा जीवन, मुझे हाँ, ऐसा लगता मैं है। इसके ऊपर आती हूँ। हाँ मैंने अभी अभी एक चीज़ नई सीखी पॉडकास्ट के थ्रू ही, जी। कि हम हमेशा कंप्लेंट्स करते हैं, यस। हमेशा कंप्लेंट्स करते हैं। अगर आपने इलेक्शंस में दो पार्टीज खड़ी हुई हैं तो दूसरी पार्टी कहेगी इसने ये नहीं किया, इसका ये नहीं अच्छा। भाई आप इसका अच्छा छोड़ो, हाँ आप ये बताओ कि आप आप क्या अगला अच्छा क्या क्या करोगे। करेंगे। वही जीवन है, बिल्कुल जी। वही जीवन है। हाँ हम कंप्लेंट्स ना कर कर जी आगे, हमें मौका मिला है, हम आगे उस मौके का कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे बिल्कुल फ़ायदा उठाते हैं उस मौके को, कैसे लोगों तक अपनी आवाज़ को, अपनी चीज़ों को पहुंचाते हैं। बिल्कुल और मुझे लगता है कि अगर आप सही हो ना तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी हो ही बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल हुई नहीं है, हो हो ही जाएगी। जाएगी, आज नहीं तो कल। नहीं वो तो है ही, जो हमारे लिए नेगेटिव कमेंट्स या जो भी पीठ पीछे जो भी बोलते होते थे, जब हम एक लेवल पर अच्छे उस पे मुकाम पर खड़े होते हैं तो वही लोग तारीफ करते हैं, तारीफ करते है हैं। ना। तारीफ के बोल मुंह से आए ना हाँ आए, अंदर से आवाज आ रही होती है हाँ कि इसने कुछ तो पा लिया, कुछ तो पा कुछ तो लिया। पा लिया, नहीं बिल्कुल इसने कुछ तो कर लिया। बिल्कुल जब भीड़ में हमें पहचान मिलती है तो उन लोगों के मुंह से कुछ तो निकल रहा नहीं होता है बिल्कुल कि हम तो इसको नकम्मी समझते थे, ये तो कुछ और ही निकल कुछ आई। और ही निकल आई। और मुझे लगता है जो हमारा जीवन है अब आसान तो कभी किसी का रहा ही नहीं, नहीं जिसका रहा। ना देखे वो सही है। ये बात ना आपने बहुत अच्छी बोली। हाँ आसान किसी का नहीं है, चाहे नहीं वो मेल है, संघर्ष चाहे वो फीमेल है, चाहे वो बिल्कुल बच्चे हैं, चाहे वो बड़े हैं, बिल्कुल इवन के एनिमल्स ही लगा लो। बिल्कुल किसी उनका का तो और ज़्यादा और ज्यादा संघर्ष, डिफिकल्ट है ना। रोज़ का ही संघर्ष है रोज का ही उनका तो, संघर्ष है। है तो ना। हर एक इंसान का संघर्ष है, पर स्ट्रगल के बाद भी अगर आप उभर के आते हो तो मुझे लगता है यस इससे अच्छी कोई चीज हो ही हाँ नहीं सकती। संघर्ष के बाद की सफलता का एक अपना ही आनंद होता है। और मुझे लगता है कि संघर्ष होना भी चाहिए क्योंकि संघर्ष सिखाता है कि जीवन क्या है। ये बात बिल्कुल सही हाँ बोली है ना। अगर आप स्ट्रगल नहीं करोगे तो सक्सेस का कोई मजा नहीं कोई महत्व नहीं है। है। ये ना बात घर में अक्सर बोली जाती थी कि भूख लगी है, भूख लगी है, नहीं अभी नहीं है, रुक जाओ फिर कोई बात नहीं, आधे घंटे में खाना बना के देती हूँ, मेरी मम्मी बोलती थी। भूख लगी है, फिर पूछती थी हाँ मम्मी अब थोड़ी सी लगी है, कोई बात नहीं 15 मिनट में रुक खाना बना के देती हूँ। मम्मी भूख लगी है, अब मज़ा आएगा, अब बनाऊंगी जो खिलाऊंगी, चाहे घिए की सब्जी है चाहे कद्दू की हाँ सब्जी है, वो मज़ा खानी ही आएगा। पड़ेगी। वो संघर्ष, वो स्ट्रगल, अगर आप 10 मिनट रुक के खाना खा रहे हो तो वो मज़ेदार खाना बन गया। बिल्कुल अगर आप ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर खाते जा रहे हो तो वो नहीं मज़ा नहीं रहा, उस नहीं खाने में भी नहीं मज़ा रहा। हाँ और माँ जैसा प्यार भी दुनिया में कोई नहीं दे कोई दे ही नहीं सकता, वो निस्वार्थ जो प्रेम माँ का होता है। और ये प्यार जब हम खुद माँ बन जाते हैं ना तब और ज़्यादा समझ आता है। एक माँ ही है हाँ जो अपने बच्चे को छोड़कर भी कुर्बानी दे सकती है। एक माँ ही है जो अपने बच्चे को छोड़ सकती है उसकी खुशी के लिए, उसके अच्छे भविष्य के लिए। बिल्कुल एक माँ ही है जो अपने दिल पे पत्थर रखकर कुछ भी कर सकती हाँ है ना। हम माँ ही हैं जो पत्थर रखकर हाँ बाहर भेज देती हैं अपने बच्चों को पढ़ने लिखने, है ना, अपने से दूर। दिल फिर भी धड़क रहा होता है, उसने हाँ खाना खाया कि नहीं खाया, हाँ उसने कुछ किया कि नहीं, उसने कपड़े चेंज कर लिए होंगे कि नहीं, छोटी छोटी बातों से। मैम अब मुझे जानना है कि आपके कौन कौन से सॉन्ग बहुत फेमस रहे, बहुत वायरल हुए। जैसे मंचों पर मैं जब जाती हूँ तो हिंदी और हरियाणवी में दोनों ही लिखती हूँ।
लेकिन काव्य पाठ में हरियाणवी सुनना भी बहुत पसंद करते हैं जो यहाँ के श्रोता हैं या कहीं भी। आजकल तो क्रिकेट भी हरियाणवी में आना शुरू हो गया। जी मेरा एक गीत है वो बड़ा प्रसिद्ध हुआ, हरियाणा पे भी मैंने लिखा था, वो भी बहुत अच्छा, लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया। एक गीत के कुछ बोल मैं आपको सुनाती हूँ कि गुड़ की चाह जे पीनी हो तो आ जाइयो हरियाणे में, दूध दही के ठाठ कसूते आ जाइयो हरियाणे में, बाजरे की रोटी ऊपर काढ़ बिलोणी में ते टिंडी, मक्खन को बोलते हैं, बाजरे की रोटी ऊपर काढ़ बिलोणी में ते टिंडी, अरे चूल्हे आगे बैठ के जिमण आ जाइयो हरियाणे में, गुड़ की चाह जे पीनी हो तो आ जाइयो हरियाणे में। तो हरियाणा में जो गुड़ की चाय है वो बहुत प्रसिद्ध है। तो ये हरियाणा में एक गीत ऐसा लिखा गया था कि सारी जो संस्कृति, हरियाणा का जो कल्चर है उसको मैंने इस गीत में दिखाया था और लोगों ने बहुत प्यार दिया, इस गीत को बहुत प्यार दिया। एक प्रेम पे मैंने गीत लिखा था हरियाणा में। वैसे कहा जाता है कि हरियाणवी लठमार बोली है कि हम जैसे बात भी कर रहे होते हैं तो जैसे ऐसे लगता है हम लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हरियाणवी मेरे लिए, मैं मानती हूँ, अब लोगों ने भी मानना शुरू कर दिया है कि बहुत मीठी और बहुत प्यारी बोली है। हाँ। इवन कि मैंने अभी भी बताया था कि क्रिकेट की कमेंट्री भी हरियाणवी में होनी शुरू हो गई है ना? जी। एक गीत जो मेरा प्रसिद्ध हुआ और जिसके लिए मुझे बोला भी जाता है स्पेशल कि ये गीत सुना दीजिए, वो गीत कुछ ऐसे है। वो कहे मने तू जो गण मीरा बाई बरगी होई, भूल गई जग सारा तू तो इसी बावली होई, मैं मीरा होई, मैं मीरा होई, अपने मोहन की धुन में खोई, वो कहे मने तू जो गण मीरा बाई बरगी होई, भूल गई जग सारा तू तो इसी बावली होई, मैं मीरा होई, मैं मीरा होई, अपने मोहन की धुन में खोई। मैम अब बात करते हैं हम आपकी बुक्स के ऊपर, कौन कौन सी बुक्स आई? मेरी 4 किताबें अभी तक आई हैं और चूँकि मैंने आपको बताया था कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं लिखूंगी और इस तरीके से लिखूंगी कि मेरी कोई किताब भी आएगी। एक के लिए नहीं सोचा था और कान्हा जी ने कृपा की और मेरी 4 किताबें आई हैं। तो जो मेरी किताब की जो शुरुआत हुई वो कान्हा जी को ही मैंने समर्पित की और उसका शीर्षक है मैं मीरा सी। हाँ जी, तो इसमें ये लगा लीजिए कि मीरा बनकर ही लिखा गया है, जो कुछ भी लिखा गया है इसमें, जितनी कविताएं हैं, भजन हैं, वो सब 2000। आप बुक्स में कविताएं और भजन ही लिखते हैं? गीत भी होते हैं उनमें और हर तरह की कविताएं होती हैं। कविता में क्या फर्क होता है? गीत हमें बांध कर रखता है, वो उसमें लयात्मकता होती है कि जब हम गाकर किसी चीज़ को हम पढ़ते हैं, कविता ही होती है गीत भी, लेकिन जब हम उसे गाकर पढ़ते हैं तो वो सुनने वाले के मन और मस्तिष्क पर ज़्यादा मुझे लगता है असर करती है। हालांकि कविता भी उतना ही करती है, कविता गद्य के रूप में भी हो सकती है, उसमें ये बंदिश नहीं है कि हम उसे राइमिंग वर्ड्स जैसे कहा जाता है उसी में ही हम ख़त्म करें उसको। अभी जैसे मैंने किस्से और कहानी वाली आपको कविता सुनाई, इस तरीके से। और कविता बोलकर भी लिखते हो? हाँ, बहुत लिखती हूँ। तो कुछ मजाकिया हो जाए फिर अब। जी, हमारे हरियाणा के जो प्रेम को मैंने थोड़ा सा हास्य के रूप में मैंने दिखाया, मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी थी। वैसे पहले कभी लिखा नहीं था, लेकिन जब लिखा तो बहुत सारे गीत भी लिखे उसमें हास्य में और मुक्तक भी लिखे। मैं 4 पंक्तियाँ सुनाती हूँ कि हरियाणा में प्रेम को शुरू होते ही कैसे ख़त्म कर देते हैं। हाँ, सुनिएगा कि उसे देखती थी घूर के वो आंखें मीच दी, चलने लगी थी ट्रेन मगर चेन खींच दी, आती थी मुझसे मिलने वो गोबर के बहाने, घर वालों को पता लगा तो भैंस बेच दी।
तो मतलब ऐसा हरियाणा में होता है ये कि हाँ, अगर भनक लग जाए तो वहीं पर दी एंड कर देते हैं, वो कुछ नहीं कहेंगे, बस वो चुपके से वो पूरा मामला ही खत्म मामला कर ही देते हैं। भैंस ही हाँ बेच जी। दी। और ये मुक्तक मेरा इतना वायरल हुआ, मतलब बहुत बहुत पसंद किया, मुझे लगा नहीं था कि हास्य को मेरा लिखा हुआ इतना लोग प्यार देंगे। बहुत प्यार दिया लोगों ने इस मुक्तक को। मैम और कौन कौन सी किताबें हैं? मैं मीरासी, उसके बाद मेरी उड़ान, क्योंकि सफ़र मैंने सोचा था कि मुझे एक उड़ान भरनी है और उड़ना है, मुझे आसमान छूना है, तो मेरी उड़ान। इस किताब को हरियाणा साहित्य अकादमी की तरफ से अनुदान मिला था जी। और इसके बाद मेरी तीसरी किताब आई, बाल काव्य संग्रह है प्यारी सोनपरी। उसमें बच्चों के लिए कविताएं मैंने लिखी, किंडरगार्टन से लेके और 10th और 12th तक के बच्चों के लिए उसमें कविताएं हैं। और मेरी जो फोर्थ जो मेरी किताब आई वो है जब तक तुम ना आओगे, शीर्षक मैंने दिया है, अभी वो अभी उसका विमोचन होना बाकी है जी। तो जो अब तक जितना लिखा उसमें मुझे मतलब मुझे लगता है कि हाँ, ये सफ़र अभी तक मैंने जो तय किया, ये बड़ा सौभाग्य मेरा रहा कि कान्हा जी की ये कृपा रही। बहुत से लोगों का शायद यहाँ तक पहुँचने के लिए भी जीवन निकल जाता है, और हमें हर तरह से बहुत उसका सारी धन्यवादी औरतें होना तो चाहिए घरों में ही अपने सारे हुनरों को छुपा कर जी। बैठ जाती है ना। भगवान ने सबको हुनर दिया है, भर भर के दिया है। बात सिर्फ इतनी है कि उसे समझना बहुत ज़रूरी है और उसे अपने जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है। वो भी पॉजिटिवली उतारना बहुत बिल्कुल। जरूरी है आज की डेट में, और उसमें आपका परिवार का साथ होना बहुत जरूरी बहुत है। बहुत ज़रूरी है तो जी। मुझे लगता है ना, जब परिवार के साथ की बात आती है तो हमें अक्सर मुझे बोल दिया जाता है कि आपके तो हस्बैंड करते हैं, आपके हस्बैंड स्पोर्टिव हैं। मैं हमेशा हर एक इंसान को समझाना चाहती होती हूँ, नहीं समझाती। मुझे लगता है कि ये मेरी ड्यूटी ही नहीं है, पर आज इस पॉडकास्ट के थ्रू जरूर बोलना चाहूँगी। नो डाउट मेरे हस्बैंड ने मुझे वो पंख दिए, उड़ने की वो कला दी। उन्होंने बताया कि तू भी उड़ सकती है, बिल्कुल। पर उड़ना तो पहले मुझे आता था ना। हाँ। उन्होंने ऑब्जर्व किया, हाँ, गाना तो आपको बिल्कुल। आता था ना, बिल्कुल। लिखना तो आपको आता था ना, बिल्कुल। तभी तो आज आप सिंगर बन पाए। जी। तो वो लोगों को समझना पड़ेगा कि वो हुनर मेरे में था, उसको पॉलिश कर कर, उसको यस आगे कर कर वो उन्होंने दिया। जी। हाँ, ये बात जरूर है कि हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, अगर आपके हस्बैंड साथ नहीं देते हैं तो आपका हुनर कोई मैटर नहीं करता। मैटर नहीं करता। जितना मर्जी हुनर है आपका, जितना मर्जी बिल्कुल। जो भी है। और पुरुष मतलब जैसे ये दिखा दिया जाता है ना कि कई बार हम लोग देखते हैं कि महिला दिवस जब होता है, मैं कई ऐसे कार्यक्रमों में मैं गई, मुझे निमंत्रण मिला, तो महिलाओं के लिए पुरुष नारी दिवस बना रहे होते हैं, वो सारा जो आयोजन है उसके आयोजक पुरुष हैं, है ना। और मैंने पर देखा कभी कि पुरुषों के लिए दिन क्यों नहीं मनाया जाता? मैं अक्सर कहती हूँ कि आप इक्वलिटी की बात करते हो, समानता की बात करते हो, आप बोलते हो कि औरत और मर्द एक जैसे हैं, तो क्यों नहीं पुरुषों का दिन बनाया नहीं, जाता? बिल्कुल। हम क्यों हाँ। बेचारी बनी रहें, विक्टिम हाँ। बनी रहें? हम हमेशा कहते हैं फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट वुमेन। नहीं, इक्वल, दोनों इक्वल। अगर वुमेन्स डे मनाया जा रहा है तो मैन डे भी मनाया जाना चाहिए। और मुझे मैं तो खुद इस बात को महसूस करती हूँ, मैंने कभी पुरुषों के खिलाफ नहीं लिखा और लिखना चाहिए भी नहीं, क्योंकि अगर हर पुरुष हम बुरा नहीं हो सकता, हाँ, हर औरत अच्छी नहीं हो सकती। हो भी नहीं सकती। और हम शिव और शक्ति क्यों कहा जाता है? यदि नारी शक्ति है तो पुरुष शिव है ना। तो ये तो दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल बिल्कुल अधूरे हैं। सिर्फ एक पुरुष ने अगर कुछ गलत किया है तो उसके लिए हम पूरी पुरुष जाति को हम बदनाम नहीं कर सकते, हम अगर एक क्वेश्चन मार्क नहीं लगा औरत सकते। ने कुछ गलत किया तो पूरी हाँ, नारी जाति को भी बिल्कुल नहीं बदनाम किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने लिखा था कभी कि हो प्यार या हो दर्द छुपाते हैं आदमी। आदमी कभी भी नहीं बताता, वो प्यार करता है वो तब भी जाहिर नहीं करता, और दर्द तकलीफ में होता है। एक्शंस में पता चल जाता है, हाँ, उसके नहीं आप एक्शंस में सुनिए जी, कि हो प्यार या हो दर्द छुपाते हैं आदमी, कैसे भी करके घर को चलाते हैं आदमी, माँ बाप पत्नी और फिर औलाद के लिए घर पाई पाई जोड़ बनाते हैं आदमी। बात तो तो बिल्कुल सही। पुरुष बहुत हमारा वजूद पुरुषों से ही है। ये बात बिल्कुल सही बोली हाँ। आपने। ये एक लाइन बोली कि पाई पाई जोड़कर, बिल्कुल। है ना, घर जी। बनाते हैं आदमी। तो अगर औरतें घर को सजाती हैं तो वो पाई पाई जोड़ने वाला एक आदमी होता है। आज भी इंडिया में मेन कमाई करने वाला हर घर का, मैक्सिमम घरों का
आदमी ही है। औरतें बहुत कम हैं। औरतें शौक पूरा कर सकती हैं अपना, नो डाउट जॉब भी करती हैं, बहुत सारी औरतें घर भी चला रही नहीं हैं। नहीं, हम एक दूसरे को ये समझे ना कि जो गाड़ी के पहिए की तरह हैं हम हाँ, लोग, वो अगर बात बिल्कुल ना सही आगे बोली। ना पीछे जी, चल हाँ, सकते, वो बराबर ही बराबर चलना ही है। चलेंगे। अगर वो चीज़ें दोनों की समझ सही आ जाती है तो गृहस्थी बहुत अगर अच्छी वो चलती पैसे है। लाता है तो उस पैसे को यूटिलाइज कैसे यस, करना है, उसको घर पे कैसे संभाल, इन्वेस्ट करना है, बिल्कुल वो सब कुछ औरत करती है। बिल्कुल। तो मुझे कई बार बड़ी कोफ्त होती है देख के कि पुरुष मतलब आदमी ही ऑर्गेनाइज करते हैं नारी दिवस, और उसके बावजूद कई मैंने कवित्रियों को देखा कि वो चिल्ला रही हैं आदमी ऐसे आदमी वैसे, कि मैंने फिर एक बार मैंने बोला कि मैंने कहा देखो, जिन पुरुषों की के बारे में इतना कुछ बोला जा रहा है, नेगेटिव बोला जा रहा है, तो और जिन्होंने बोला है, मुझे लगता है कि घर से निकलने की आज़ादी भी पुरुष ने ही दी है, तभी वो यहाँ आके इतना बोल रही हैं। तो ये चीज़ का ख्याल हम सबको रखना चाहिए कि सम्मान अगर हम अपने लिए चाहते हैं तो वो सम्मान हमें दूसरे को देना बहुत इस चीज ज़रूरी को, है। सॉरी मैं आपको टोकती हूँ, मतलब मुझे लगता है पुरुष आपका पिता भी है, अब पुरुष भाई है, पुरुष बेटा है, पुरुष प्रेमी हाँ भी है ना, बिल्कुल, पति भी है। तो पुरुष के भी बहुत रूप हैं। हाँ जैसे हम औरतें अपने आप को माँ बोलती हैं, प्रेमिका बोलती हैं, पत्नी बोलती हैं, बहुत बहन बोलती हैं, भाभी बोलती हैं, ऐसे उसके भी तो बहुत रूप है। बहुत रूप है। दोनों को इक्वल सम्मान मिलना बहुत बहुत जरूरी ज़रूरी बहुत है, जरूरी बिल्कुल है। बिल्कुल, इसमें औरत और पुरुष नहीं, दोनों को इक्वल सम्मान, दोनों को ही, ना थोड़ा कम ना ना थोड़ा थोड़ा ज्यादा, ज़्यादा, यस। है ना। और आप कोई जाते जाते हमें कोई अच्छा सा कोई गीत सुना दीजिए। क्योंकि आप पंजाब से आती हैं, हाँ। ठीक है ना, और अभी तक ऐसी हमारी इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। वैसे मुझे लिखनी भी नहीं आती, मुझे बोलनी भी नहीं आती, लेकिन हाँ मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि मुझ अज्ञानी पे ये माँ सरस्वती की और कान्हा जी की विशिष्ट कृपा है कि हाँ, उन्होंने कलम के माध्यम से मुझे जो पहचान दी है, जो प्यार लोगों का मुझे मिला है, तो मैंने कोशिश की पंजाबी में कुछ लिखने की। वैसे आप तो जानकार हैं और बहुत अच्छे से समझती हैं, तो जहाँ कोई गलतियाँ लगे तो आप वहाँ नहीं नहीं, उनको कोई दबा ही गलती नहीं दीजिएगा। होगी, नहीं नहीं, नहीं। वो दबा दीजिएगा वो बिल्कुल भी नहीं हुआ नहीं। एक गीत मैंने लिखा था, मेरी एक एक सांस सजना, मैं कितनी तेरे ना सजना, मेरी एक एक सांस सजना, मैं कितनी तेरे ना सजना, तेरी ना मेरी ना सोहणिया, तेरी ना मेरी ना सोहणिया, तेरी ना मेरी ना सोहणिया, तेरी हाँ मेरी हाँ सजना, मेरी एक एक सांस सजना, मैं कितनी तेरे ना सजना। बहुत मजा आया, पंजाबी गाना तो मुझे और भी अच्छा लगा। धन्यवाद, कभी पूरा सुनाएंगे हाँ आपको। डेफिनेटली। हाँ जी, आप इतने प्यारे हो कि मेरा दिल नहीं कर रहा कि पॉडकास्ट खत्म किया जाए, पर कुछ हाँ टाइम आपने भी जाना है, तो है ना, कुछ सिस्टम ऐसा हो यस, चुका है हाँ कि जी खत्म करना पड़ेगा। जी, बहुत मजा आया, मतलब मुझे लगा कि एक कवित्री, एक सिंगर, एक भजन गायिका हाँ के जी अलावा एक औरत की जी, पहचान आज मिली कि बिल्कुल औरत कितना अच्छा सोचती है। जी, हर औरत आदमियों के विरुद्ध नहीं होती है, हर नहीं नहीं, औरत बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए, मुझे नहीं, लगता है, बिल्कुल भी क्योंकि नहीं, हर आदमी और हर औरत अच्छी नहीं हो सकती और ना नहीं, ही बुरे हो सकते हैं। बिल्कुल। और मैं तो सिर्फ देखिए, अभी तक का जितना मेरा सफ़र रहा, मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरे मन में जो थॉट है, जो विचार ये है, बस मैं इतना करके मैं जाना चाहती हूँ, जो भी जितना भी मैं समाज को दे पाऊँ, वो ये कि जब मैं लास्ट जो ब्रीथ मेरी चल रही हो, जब लास्ट अंतिम जो क्षण मेरे होंगे, तो मैं पीछे मुड़ के मैं जब देखूं, तो मुझे ये मलाल ना हो कि मैंने जीवन में कुछ नहीं किया। Oh, wow. मैं इतना मैं करके जाना चाहती मुझे हूँ। लगता है कि हर इंसान अगर ऐसी हाँ सोचने लग हाँ जाए तो आतंकवाद, धोखा, यस, धड़ी, नफरत, ये सब कुछ खत्म हो सकती है ना। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमें ये जो जीवन भगवान ने दिया है, इतना सुंदर जीवन, 84 लाख योनियों के बाद शायद कोई पुण्य कर्म हमने किए थे जब हमें ये जीवन मिला, और हम बड़े मतलब भगवान के हमें धन्यवादी भी होना चाहिए, और सौभाग्यशाली हम हैं
कि हमें उसने अपनी छत्रछाया में रखा है ना। तो जितना हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। मैं तो यही सोचती हूँ कि अंतिम क्षणों में ये मलाल ना हो कि हमने जीवन में कुछ भी नहीं किया। बहुत मज़ा आया मैम आज मुझे आपसे खुद बात बहुत कर, अच्छा लगा। बहुत अच्छा, बहुत गहरी और बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब दिल को छू जाने वाली चीज़ें लिखी हैं। आपके कारण समाज चेंज हो रहा है, ये बात जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज बहुत अच्छे मतलब एक सिंगर को मिलने का मौका मिला, एक ऐसी सिंगर जो जिंदगियां भी हाँ, चेंज करने जानती है। बस एक सिंगर, और जो भी हम रहें, जिस भी फील्ड में रहें, हमें एक अच्छा इंसान हाँ, होना बनना बहुत जरूरी बहुत ज़रूरी है, और वो हम रहें। और आप बहुत प्यारे इंसान हैं। मैं आपका थैंक भी यू, धन्यवाद करती हूँ, आपने अपने पॉडकास्ट में मुझे बुलाया बहुत और मज़ा आया मुझे। बहुत बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद। पॉडकास्ट विद शालू में आज हमने सावी जी को सुना, जो कि बहुत ही फेमस भजन गायिका हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे गीत लिखे हैं। उनके गीतों के कारण समाज, सोसाइटी चेंज हो रहा है। भ्रूण हत्या बंद हुई उनके गीत के कारण। मतलब बहुत, मतलब अगर हम औरतों को समझ पाएँ, औरतों का हर रूप मैं अपने पॉडकास्ट के थ्रू दिखाना चाह रही हूँ। एक औरत का ये भी रूप है जो गाती तो है, वो उसका पैशन है, पर उस पैशन के थ्रू समाज और सोसाइटी को संदेश भी दे देती है। वो गाती तो है, भजन के थ्रू प्रेम करना भी सिखा देती है कि भगवान का प्रेम भी प्रेम है, प्रेमी प्रेमिकाओं का प्रेम भी प्रेम नहीं होता, कृष्णा का प्रेम भी प्रेम होता है। इस तरह आप पॉडकास्ट विद शालू को देखते रहिए, सुनते रहिए। अगर आपको भी लगता है कि आप भी जुड़ना चाहते हो पॉडकास्ट विद शालू से, आपके भी कुछ ऐसे सवाल हैं, आप चाहते हो कोई अच्छे पॉडकास्ट आए, तो हमें मैसेज करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।